दोस्तों आज के एपिसोड में जैसा कि मैं आपसे कहा था कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आजकल बहुत बड़ी भूमिका निभाने लगा है और सी सेट का जो है दोस्तों 2014 का जो पेपर है आज उसको देखेंगे और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, एक टेलीग्राम चैनल भी है। व्हाट्सएप ग्रुप को दोस्तों ज्वाइन करना ना भूलिएगा। 559 मेंबर जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट में रह सकते हो। साथ ही में जो आपका भाई पेपर आएगा वो दोस्तों आपकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज के लेक्चर को बिना किसी बकवास के हमेशा की तरह स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारे पास जो है अगर 2014 का दोस्तों जो है हमारे सामने जो है पेपर है और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों सी सेट जो कि है आपको पता है कि इसको जो है अगर बात किया जाए तो इसको दोस्तों सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि इसको सी सेट कहते हैं और इसका मतलब है कि आपकी जो एक सिविल सर्वेंट के पास जो एक बड़े बड़े जैसे फाइलों को देख करके कॉम्प्रिहेंशन देख करके तुरंत त्वरित रूप से वो समझ जाए कि मेन मामला है क्या। और इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाता है। साथ ही मैथमेटिक्स जो है थोड़ी आपके पास आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नील बटा सन्नाटा 2 4 नहीं जोड़ पा रहे हो तो इसलिए आपकी मैथमेटिक्स पूछी जाती है। साथ ही में आपको जो है लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल पावर और आपकी जो ये सारी चीज़ें भी जो है आपकी मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों ये सी सेट का जो पेपर है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। और चलिए दोस्तों इसका 2 घंटे का समय होता है। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं और कट ऑफ की दोस्तों बात किया जाए तो लगभग आपको 66 प्लस नंबर आपको लाने पड़ते हैं लगभग। और चलिए दोस्तों आज के 2014 के पेपर को बिना किसी बकवास के स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास जो है पेपर है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। सबसे पहला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारे सामने रखा हुआ है वो दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन का रखा हुआ है। और कॉम्प्रिहेंशन के दोस्तों कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन मैं आपसे एक ही क्वेश्चन को डील करूंगा और उसी को चूंकि हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन मैं कॉम्प्रिहेंशन के डील कर पाऊँ, लेकिन आपको एक क्वेश्चन के जरिए मैं आपको पूरी कोशिश से समझाने की कोशिश करूंगा कॉम्प्रिहेंशन आखिर डील किया कैसे जाता है, किस प्रकार से रीडिंग की जाती है, कैसे क्वेश्चन के आंसर आप सही तरीके से दे सकते हो। तो दोस्तों हमारे सामने जो है ये पैसेज 1 है, ठीक है। और ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर जाएगा, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। उसके बाद जो है फिर ऊपर आकर के फिर इसको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और फिर जो है ये यहाँ तक जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो है कुछ आपसे इस कॉम्प्रिहेंशन से बेस्ड जो है आपसे अगर बात किया जाए तो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन से। तो चलिए दोस्तों इस कॉम्प्रिहेंशन को रीड करना स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ आप भी जो है बुद्धि लगाना स्टार्ट कीजिए और देखिए किस हिसाब से पढ़ा जाता है। इस चीज़ को जो है आप सबसे पहले इंश्योर कीजिए। देखिए अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश की दिक्कत है तो इंग्लिश आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज जो है आप इसको नहीं समझ पाओगे। तो देखिए किस प्रकार से, देखिए जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने के लिए जाएँ तो सबसे पहले आपके दिमाग में चीज़ होनी चाहिए कि जो पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे और जो पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा हो उसको हाईलाइट करते चलना है। और ये आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के दौरान ही करना है। और आपका दिमाग इतना शार्प होना चाहिए, खासकर जो है इतना शार्प होना चाहिए कि आप बड़ी से बड़ी बात को बहुत जल्दी जो है समझ लेते हो, कहानी बहुत जल्दी भूल ना जाते हो, ठीक है। और ये एक टीचर का ज़्यादा अच्छा होता है, हालांकि मैं आपको बता दूँ। तो देखिए जो है सबसे पहले जो है इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर बात किया जाए तो क्या पैसेज है। इन रिसेंट टाइम इंडिया हैज़ ग्रोन फास्ट नॉट ओनली कंपेयर टू इट्स ऑन पास्ट बट आल्सो इन कंपेरिजन विद द अदर्स नेशन। दोस्तों इंडिया अगर देखा जाए तो पिछले अगर सालों की तुलना में अगर देखोगे तो कंपेरिजन में अगर देखोगे अदर नेशन की तुलना में इंडिया जो है बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। तो अदर नेशन की तुलना में ग्रो किया है तो मुझे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात लगी। बट देयर कैन नॉट बी ओनली रूम फॉर कंप्लेंसी बिकॉज इट इज़ पॉसिबल फॉर इंडियन इकोनॉमी टू डेवलप इवन फास्टर एंड ऑल्सो टू स्प्रेड द बेनिफिट ऑफ इट्स ग्रोथ वर मोर वाइडली देन हैज़ बीन डन फॉर दस फार। यानी कि अगर देखा जाए तो ये अगर देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना। मतलब अगर देखा जाए तो पॉसिबल दोस्तों नहीं है। और आगे क्या कह रहा है, बिफोर गोइंग इनटू डिटेल ऑफ द काइंड्स ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंज दैट वी नीड टू कॉन्सेप्टलाइज एंड देन प्रोसीड टू इम्प्लीमेंट इट इज़ वर्थ वाइल इलेबोरेटिंग इन इंडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब ये जो पैसे चल रहा है इसमें बात कुल मिला के ग्रोथ की हो रही है। सबसे पहले इसने कहा कि इंडिया की इकोनॉमी जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ की है, ठीक है, अदर नेशन की तुलना में। तो वो मुझे बात काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी। फिर मैंने जब चीज़ों को पढ़ा तो इसने कहा कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है, हमें इंक्लूसिव ग्रोथ करनी चाहिए। अभी दोस्तों शब्द में काफ़ी इंक्लूसिव ग्रोथ, अब देखें क्या कहना चाह रहा है, मतलब तुम चाह क्या रहे हो इकोनॉमी से। तो इंक्लूसिव ग्रोथ की जो है इसने बात कही, ठीक है। अब दोस्तों का देखा जाए तो आगे इसको बढ़ाते हैं कहानी को। इंक्लूसिव ग्रोथ पे यहाँ पे था, अब दोस्तों जो है इसको आगे ले आते हैं। यानी कि जो है मैंने आपको इंक्लूसिव ग्रोथ एक शब्द मिला और दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एंड द डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस गवर्नमेंट्स वारियस इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड डिसीजन। यानी कि इसके पीछे जो है गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी और डिसीजन इसके पीछे हैं, समझ रहे हो।
गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी और डिसीजन है। अ नेशन इंटरेस्ट इन इंक्लूसिव ग्रोथ व्यूज द सेम ग्रोथ डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द वेदर द गेन्स ऑफ द ग्रोथ आर हीप्ड प्राइमरली ऑन अ स्मॉल सेगमेंट आर शेयर्ड वाइडली बाय द पॉपुलेशन द लेटर इज कार्ड फॉर सेलिब्रेशन बट नॉट फॉर मीन। यानी कि जो है अगर देखा जाए तो स्मॉल सेगमेंट को ही नहीं फायदा होना चाहिए, बल्कि देखा जाए तो पूरी पॉपुलेशन को जो है फायदा होना चाहिए आपकी ग्रोथ से, समझ रहे हो। और इसी को इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव का मतलब सबको जो है शामिल करते हुए, मतलब सबकी पॉपुलेशन आ जाए, ऐसा ना हो कि एक ही कुछ ही लोगों के पास पैसा इकट्ठा है, ठीक है। आगे अगर बात किया जाए, द लेटर इज कास्ट फॉर सेलिब्रेशन बट नॉट फॉर द फार्मर। इन अदर वर्ड्स ग्रोथ मस्ट नॉट बी ट्रीटेड एज एन एंड, यानी ग्रोथ को जो है एंड नहीं ट्रीट करना चाहिए। मतलब क्या है, क्योंकि अगर ग्रोथ भी करनी है, सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है, समझ रहे हो। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब कि हमें सिर्फ ग्रोथ ही नहीं करनी है, बल्कि हमें इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है, सबका साथ सबका विकास। एंड इन इट सेल्फ, यानी कि हमें एंड इन इट सेल्फ नहीं रखना है, मतलब अंत हमारा ग्रोथ नहीं है, बट एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर स्प्रेडिंग प्रॉस्पेरिटी टू ऑल। India's own past experience and the experience of the other nations suggest that growth is necessary for eradicating poverty, यानी कि ग्रोथ हमें गरीबी को हटाने के लिए ज़रूरी है, बट इट इज़ नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इन अदर वर्ड्स पॉलिसीज फॉर प्रमोटिंग ग्रोथ, यानी कि पॉलिसी को भी जो है प्राथमिकता दी जा रही है, समझ लो, गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी। अब ऊपर से पढ़ते हैं, Government policies complemented with policy to ensure that more and more people join in the growth and process, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस ग्रोथ में जो है पार्टिसिपेट करें। That there are mechanism in place to redistribute some of the gains to those who are untaken the market force and hence get left behind। देखिए यहाँ पे फिर वही पे बात कर दी है कि कोई भी पीछे जो है ना छूट जाए, इसलिए जो है रीडिस्ट्रीब्यूट जो है रिसोर्स का करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है कोई पीछे छूट जाएगा। मतलब ग्रोथ करनी है, इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब है कि हमें ग्रोथ ही अल्टीमेटल जो है इंड इन इटसेल्फ नहीं रखना है, बल्कि जो है हमें सबका साथ सबका विकास के मॉडल से जो है काम करना है। ये भी सेंटेंस थीम हमारा बनना है। आगे पढ़ते हैं। अ सिंपल वे ऑफ गिविंग दिस आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, a sharper form is to measure a nation's progress in the terms of progress its poorest segment। और हमें किसी भी नेशन की जो है ग्रोथ को नापने का सबसे अच्छा तरीका होता है जो उसका पुअरेस्ट सेक्टर है, पुअरेस्ट सेगमेंट है। फॉर इंस्टांस, उदाहरण की अगर बात की ली जाए, द बॉटम 20% ऑफ द पॉपुलेशन, वन कुड मेजर द पर कैपिटा इनकम ऑफ द बॉटम क्विंटाइल ऑफ द population of the also calculate the growth rate of income and evaluate our economic success in terms of these measures that pertain to the poorest segment। दोस्तों हमें पर कैपिटा इनकम के तौर पे जो है अगर देखा जाए तो हम पर कैपिटा इनकम से जो है नापे, सिर्फ जो है नहीं देख सकते हैं कि कितनी किसकी पर कैपिटा इनकम है, बल्कि जो है ग्रोथ हो, मतलब जैसे मान लीजिए कुछ लोगों की पर कैपिटा इनकम निकल रहा है, जैसे अभी मान लीजिए इंडिया की जीडीपी भी चौथा वर्ल्ड लार्जेस्ट बन गई जापान को पछाड़ करके, लेकिन पर कैपिटा इनकम पे देखा जाए तो अभी भी मामला बेकार है, समझ रहे हो। तो पर कैपिटा इनकम पे भी देखना चाहिए। फिर दिस अप्रोच इज अट्रैक्टिव, मतलब ग्रोथ तो अट्रैक्टिव बहुत लगती है कि हाँ जापान को पछाड़ दिया, लेकिन पर कैपिटा इनकम हमारी दशा बहुत बेकार है, समझ रहे हो, भारत की। It does not ignore growth like some of the older heterodox criteria. It simply looks at the growth of income of the poorest section, यानी कि poorest section की इनकम कितनी है of the population. It also ensures that those who are ignored, यानी कि जो इग्नोर किए जा चुके हैं, if that we are done then those people who would in all likelihood drop down into the bottom quintile so would automatically become a direct target of our policies। हमारी डायरेक्ट जो पॉलिसी हैं वो सिर्फ जो है वो गरीब से गरीब लोगों का जो भला करें। हेंस द क्राइटेरिया बीइंग सजेस्टेड देयर इज अ स्टैटिस्टिकल समिंग अप ऑफ द आइडिया ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ विच इन टर्न लीड्स टू टू कोरोलरी टू विच दैट इंडिया मस्ट स्ट्राइव टू अचीव हाई ग्रोथ, यानी कि इंडिया जो है हाई ग्रोथ को अचीव करे, एंड दैट वी मस्ट वर्क टू इंश्योर दैट द वीकेस्ट सेगमेंट बेनिफिट फ्रॉम द ग्रोथ, यानी कि हमारे जो ग्रोथ से है वो वीकेस्ट सेगमेंट है वो जो है इसका बेनिफिट उठाए। तो दोस्तों अगर पूरा हमने जो है पैसेज पढ़ लिया है, ठीक है, आपके सामने पढ़ा, तो कुछ यहाँ पे कुछ बातें निकल के आई। पहला, ग्रोथ जो है हमें नहीं करनी है, हमें सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब है इंक्लूसिव मतलब सबका, यानी कि पूरेस्ट से पूरेस्ट, और पूरे से पूरेस्ट का मतलब है हमें पर कैपिटा इनकम के तौर पे जो है नहीं देखना है, बल्कि हमें सबकी ग्रोथ करनी है, गरीब से गरीब की भी ग्रोथ करनी है, और पॉपुलेशन में जो है डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए रिसोर्सेज का। ये दोस्तों कुल मिला के सेंट्रल थीम थी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन को जो है हम देखते हैं, और यहाँ पे देखा जाए तो चलिए क्वेश्चन जो है हमारे सामने यहाँ पे पहला है, ठीक है। आथर से सेंट्रल फोकस इज ऑन, यानी कि जो आथर है उसका सेंट्रल फोकस किस पे है, तो एक एक करके ऑप्शन को जो है देखते हैं। अपलॉजिंग इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ नॉट ओनली अगेंस्ट इट्स ऑन पास्ट परफॉर्मेंस बट अगेंस्ट अदर नेशन, यानी कि इसका जो है अगर देखा जाए तो इस जो देखिए सेंट्रल फोकस की बात कर रहा है आथर सेंट्रल फोकस की बात कर रहा है, मतलब जो केंद्रीय भाव है इस पूरे कॉम्प्रिहेंशन का वो क्या यही है कि जो है हमें अदर नेशन की तुलना में अगर देखा जाए तो अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ करवानी है, क्या ये थीम था? ये थीम था ही नहीं।
हमने पूरा जो है पैसेज पढ़ा तो उसका मेन थीम ये नहीं था। उसका मेन थीम दोस्तों का देखा जाए तो वो कुल मिलाकर इंक्लूसिव ग्रोथ पे उसका थीम था। अगर आप ध्यान से समझो तो पूरी कहानी अदर नेशन की तो बहुत छोटी सी बात थी, शुरू में उसने चलाई थी, लेकिन पूरा थीम था ही नहीं। यानी कि ये तो ऑप्शन गयो। दूसरा ऑप्शन देख लिया जाए तो इम्फेसिजाइंग यानी कि जोर देना, द नीड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज द सोल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी। कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इस सेंट्रल फोकस जो था उस कॉम्प्रिहेंशन का था। अब आप ही बताओ, सेंट्रल फोकस ये इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं पर था? इकोनॉमिक ग्रोथ था ही नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ तो वो कह रहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करनी है, उसने बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया है जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ भी है, तो भैया ये भी नहीं हुआ। ठीक, फिर थर्ड को पढ़ लो, एम्फेसाइजिंग इंक्लूसिव ग्रोथ वेयर गेन्स ऑफ ग्रोथ आर शेयर्ड वाइडली बाय द पॉपुलेशन। बिल्कुल सही बोले कि इंक्लूसिव ग्रोथ हमें चाहिए जो पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो, समझ रहे हो? यानी कि ये हमारा स्टेटमेंट सही है। अब फिर क्या कह रहा है चौथा, एम्फेसाइजिंग हाई ग्रोथ। अरे भैया हमें हाई ग्रोथ का क्या करना है, समझ रहे हो? ये तो बात उसमें साफ साफ मना कर दी गई है, समझ गए? तो यानी कि पहले सवाल का आंसर हमने निकाल लिया। यानी कि जब आप सेंट्रल थीम को पढ़ते हो, मतलब जब आप पूरी कहानी को पढ़ें तो आपके दिमाग में जो है इंपॉर्टेंट जो वर्ड होते हैं उन पे जो है जब आप ऐसी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आने लगेगा क्वेश्चन देख कर कि क्या पूछा जाता है, और आपको कहानी बहुत जल्दी समझ जाना है कि बात हो क्या रही है, समझ रहे हो? दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया? दूसरा क्वेश्चन ये है हमारे पास, कह रहा है कि आथर सपोर्ट पॉलिसीज विच विल हैव हेल्प, यानी कि आथर जो है किस प्रकार की पॉलिसी को जो है सपोर्ट करता है? डेवलप इकोनॉमिक ग्रोथ। अरे ग्रोथ हमें चाहिए नहीं। बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इररिस्पेक्टिव ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि जो है इनकम का जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है ग्रोथ के मुकाबले जो है सही से हो, ये बात कर रहा है। तो कुछ चलो लग रहा है इसको अभी पेंडिंग में डालो, इसको पेंडिंग में भी डाल लो। सी पढ़ो, डेवलप इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इकोनॉमिक गेन्स टू दोज गेटिंग लेफ्ट बिहाइंड। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। क्या? एक चीज़ ये भी देखना है कि हमारे जो टेक्स्ट था हमें अपने बुद्धि से नहीं चलना है, बिल्कुल नहीं, हम अनपढ़ हैं, समझ रहे? हमें जो कॉम्प्रिहेंशन में लिखा होगा एज इट इज वर्ड लिखे होंगे उन्हीं पे ध्यान देना है। ये कि दोनों स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो लगभग सिमिलर लग रही हैं, लेकिन ये शब्द हमारे गेटिंग लेफ्ट बिहाइंड लिखा हुआ था ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो दिखाता हूँ आपको। गेटिंग लेफ्ट बिहाइंड ऊपर हमारे कॉम्प्रिहेंशन में लिखा हुआ था, ये देखो, ये पकड़ो। हमें अपनी बुद्धि से नहीं चलना है, जो कॉम्प्रिहेंशन में लिखा है वही आपको आंसर मारना है। तो वो हमारा जो है ऑप्शन सही होगा, ना कि ये सही होगा, समझ गए? तो सी को जो है आप टिक मार सकते हो क्योंकि ये एग्जैक्ट वर्ड वही है, समझ रहे? हमें अपनी बुद्धि से नहीं चलना है। कई बच्चे जो है अपनी बुद्धि से चल के गलती कर देते हैं। सी को देखते हैं। सी कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स, इंडियाज इकोनॉमी हैज ग्रोथ बट देयर इज नो रूम फॉर कंप्लेंसी एज, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी जो है ग्रोथ कर रही है लेकिन किसी के लिए रूम नहीं है। किसके लिए रूम नहीं है? किसके लिए रूम नहीं है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए ग्रोथ इरेडिकेट्स पॉवर्टी, यानी ग्रोथ क्या जो है पॉवर्टी को ख़त्म करती है, ग्रोथ पॉवर्टी को ख़त्म करती है। अच्छा, फिर अगर देखा जाए ग्रोथ हैज रिजल्टेड इन प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, मतलब ग्रोथ से जो है सबकी प्रॉस्पेरिटी हो जाती है। ये दोनों ही बातें दोस्तों गलत हैं। ग्रोथ से पॉवर्टी इरेडिकेट होती है ऐसा कहीं है ही नहीं। ग्रोथ से जो है अगर देखा जाए तो इसमें कुछ बिजनेसमैन भी तो कर रहे होंगे, इसीलिए तो सेंट्रल थीम में उसने कहा है कि ग्रोथ हमें नहीं करनी है चचा, हमें इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है सबका साथ सबका विकास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ टू दोज हु हैव लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि जो छूट गए हैं उनको करना है। ग्रोथ का मतलब इरेडिकेट पॉवर्टी नहीं होता है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, अभी ऊपर चलिए, अभी आपको दिखाता हूँ। इरेडिकेट पॉवर्टी नहीं होता है, कहाँ गया इरेडिकेट पॉवर्टी? इरेडिकेट पॉवर्टी इन रिसेंट टाइम इंडिया हैज ग्रेजुअली इंक्लूसिव ग्रोथ आर नेशन इंटरेस्ट शेयर्ड सेलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट टू इरेडिकेट पॉवर्टी, कहाँ गया? इरेडिकेट ग्रोथ सेम ग्रोथ डिफरेंटली आर नेशन इंटरेस्ट, कहाँ गया? मैं थोड़ा सा ढूंढ लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये मुझे मिल चुका है, ये देखिए इरेडिकेट पॉवर्टी, यानी कि हमें इरेडिकेट पॉवर्टी ग्रोथ से सिर्फ नहीं होगी, ग्रोथ इज नेसेसरी फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, लेकिन आगे देखिए क्या शब्द लग गया है, बट बात अधूरी थी, बट हमें आगे इस प्रकार एक और भी बातें उसने कही हैं, तो इसलिए यहाँ से जो है पॉवर्टी जो है सिर्फ ग्रोथ से नहीं होगी, समझ रहे हो? और ग्रोथ से जो है प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, इसकी भी कोई वो नहीं है। पता चला दो चार ही लोग जो है अमीर हो, यही तो है, इनइक्वालिटी हमारे समाज में कितनी है। तो यानी कि दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, तो भैया हमारा हो गया नाइदर 1 नाइदर 2, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों ये जो है पहला पैसेज आपके सामने था, तो इस पैसेज से जो है मैं आपको अब कोई पैसेज नहीं पढ़ूंगा, ठीक है? और इससे आप एक चीज़ डेवलप अपने दिमाग में करें
जो पैसेज में लिखा है एग्जैक्ट वर्ड उसको पहली प्राथमिकता देना है, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। दूसरी चीज़, पैसेज पढ़ते समय मार्क आपको करते जाना है, जो चीज़ आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे। अब आप कहोगे सर किसको मार्क करना, कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस से। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आने लगेगा क्या चीज़ मार्क करनी होती है, क्या चीज़ नहीं मार्क करनी होती है। ठीक। तीसरी चीज़ जो है, अगर देखा जाए तो पढ़ते समय आपके अंदर कहानी बहुत जल्दी समराइज हो जानी चाहिए, आपके अंदर कहानी बिल्डअप हो जानी चाहिए कि क्या आखिर खेल चल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों जो है हम पैसेज नहीं लेंगे, अब जो है सवालों को लेंगे, चाहे वो मैथ के हों चाहे वो रीजनिंग के हों। ठीक है, और मैथ और रीजनिंग के जो है हम सवाल को उठा लेते हैं। कहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो दोस्तों हमारा सामने पहला सवाल जो है हमारे सामने स्क्रीन पे ये रहा, और पहला सवाल जो है हमारे सामने है, कह रहा है कि 5% है, 5% जो है एक बुलेट को फायर करते हैं एक टारगेट पे एट एन इंटरवल ऑफ 6, 7, 8, 9 एंड 12 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ टाइम्स दे वुड फायर द बुलेट्स टुगेदर एट द टारगेट इन एन आवर एज। कह रहे हैं कि एक आवर में, 1 आवर में अगर देखा जाए तो मतलब सबसे पहले आप ऐसे समझिए कि कोई पर्सन है, ठीक है, 5 पर्सन है, ठीक है, और पांचों जो पर्सन है, 5 जो पर्सन है वो 6, एक गोली जो है दागता है 6 सेकेंड बाद, दूसरा दागता है 7 सेकेंड बाद, तीसरा दागता है 8 सेकेंड बाद और चौथा दागता है 9 सेकेंड बाद, यानी और पांचवा दोस्तों दागता है 12 सेकेंड बाद। यानी कि पहले ने 6 सेकेंड बाद, दूसरे ने 7 सेकेंड बाद, तीसरे ने 8 सेकेंड बाद, चौथे ने 9 सेकेंड बाद और पांचवें ने जो है 12 सेकेंड के बाद जो है अगर देखा जाए तो एक ही टारगेट पे निशाना लगाया है। समझ रहे हो? यानी कि क्रमशः जो है निशाना लगाया है। मतलब आप पहले बात समझिए, यहाँ पर रिस्पेक्टिवली शब्द लगा हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ जाकर के कि क्रमशः सभी ने लगाए हैं। मतलब 6वें सेकेंड में मार दी गोली, 7वें सेकेंड में मार दी गोली, 8वें सेकेंड में मार दी गोली, 9वें सेकेंड में मार दी गोली, 12th सेकेंड में मार दी गोली। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो पहला 6वें सेकेंड में मारता है गोली, दूसरा 7-7 सेकेंड में मारता है, तीसरा 8-8 सेकेंड में मारता है, चौथा 9-9 सेकेंड में मारता है, पांचवा 12-12 सेकेंड में मारता है। तो दोस्तों कहा है, सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि ये पांचों ऐसा कौन सा सेकेंड आएगा, यानी कितने सेकेंड बाद जो है ये एकदम देखा जाए तो ऐसी जगह पे आ जाएंगे जब ये पांचों एक साथ गोली चला देंगे। और दोस्तों अगर आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स का ज्ञान है, जब भी हमें एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम का मतलब ये होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो छोटा से छोटा जो है फैक्टर पता करना है एक सेकेंड का, जो कॉमन फैक्टर है। जो कॉमन फैक्टर का मतलब ये हुआ जा करके कि जिस टाइम पे एकदम गोली चलेगी जाकर के पांचों के द्वारा साथ साथ। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। और दोस्तों जब हम मार्केट में एलसीएम लेने चलेंगे तो 6, 7, 8, 9 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो अगर देखा जाए तो दोस्तों टोटल कितना आएगा, आप बताइए, आप कैलकुलेट कीजिए अपने पास जो है पेन कापी निकालिए और इन सभी का एलसीएम निकालिए। एलसीएम से हमें क्या पता चलेगा, एलसीएम से हमें वो टाइम पता चलेगा, एलसीएम से हमें वो टाइम पता चलेगा जो अगर देखा जाए, एलसीएम से हमें क्या पता चलेगा, एलसीएम से हमें वो टाइम पता चलने वाला है जो अगर देखा जाए तो इन पांचों का जो है अगर देखा जाए तो पांचों एक साथ जब गोली चला देंगे तो वो कितनावां सेकंड आएगा वो हमें एलसीएम से पता चलेगा। दोस्तों 6, 7, 8, 9 और 12 का एलसीएम निकालिए। चलिए दोस्तों आपके सामने मैं भी निकाल लेता हूँ 6, एक सेकेंड, आपके सामने एलसीएम निकालता हूँ। 6, 7, 8 और कितना था, 6, 7 कितना था मैं भूल गया, 6, 7, 8, 9, 12, 6, 7, 8, 9, 12, 6, 7, 8, 9, 12 और इसको दोस्तों निकालते हैं तो 2 तिहाई और ये 7, 4 और ये 9 ऐसा रहेगा, ये 6 और ये जो है अगर देखा जाए तो 2, 3 ऐसा ही रहेगा, 7, 2 जा 9 और 3, ठीक है, 2 ये तो उड़ गया, ठीक है, अब बचेगा कितना, 3 बचेगा, 3 से जो है ये जाएगा और ये जाएगा और 3 बचेगा, 3 से एक बार और 7, यानी कि ये टोटल अगर देखा जाए तो 7 तिहाई 21, 21 तिहाई 63 और 63 दूना 126 और 126 दूना 252 और 252 दूना ये हुआ जाकर के आपके 504, 504 हुए जाकर के, ठीक है। तो 504 का दोस्तों अगर देखा जाए तो 504वां सेकंड आएगा तब ये जो है पांचों एक साथ गोली चलाएंगे 504वें सेकंड पे। अब कह रहा है कि 1 घंटे में बताइए, 1 घंटे में बताइए कि ये टारगेट कितनी बार हिट होगा, मतलब 1 घंटे में ये 504 सेकेंड जो है वो कितनी बार आएंगे। तो बच्चे भी जानते हैं कि 1 घंटे में होता है 3600 सेकेंड, अरे 1 घंटे में 3600 होता है। अब 504 सेकेंड पे जो है बार बार रिपीट होगा ये घटना,
तो 504 का जो है 3600 में जब आप भाग दे दोगे तो ये 7 आ जाएगा, लगभग 7 के इर्द गिर्द आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल दोस्तों एक यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है। एक ग्रुप है 630 चिल्ड्रेन का, वो सीट में जो है इन रो फॉर अ ग्रुप फोटो सेशन। दोस्तों एक ग्रुप है बच्चों का, ठीक है, और वो अगर देखा जाए तो ग्रुप जो है 630 चिल्ड्रन का है, उस सीट में जो है रो के लिए बैठा हुआ है, समझ रहे। और ईच रो कंटेन्स 3 लेस चिल्ड्रन देन द रो इन फ्रंट ऑफ इट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ रोज इज नॉट पॉसिबल। मतलब कह रहा है कि कुछ बच्चे जो है रो में बैठना चाहते हैं, समझ रहे हो। और ऐसे जो है, जो मतलब मैं आपको बताऊं कि ऐसे रो में बैठना चाहते हैं, ठीक है। और रो में शर्त दोस्तों ये है कि पहली वाली रो से जो है, जो पीछे वाली रो होगी उसमें 3 बच्चे कम होंगे, समझ रहे हो। और इससे जो है इसमें 3 कम होंगे, और इससे इसमें 3 कम होंगे, और टोटल दोस्तों जो बच्चे हैं वो हैं 630, 630। तो कह रहा है कि कितनी रो जो है ऐसे बन सकती हैं, 3 बन सकती हैं, 4 बन सकती हैं, 5 बन सकती हैं, 6 बन सकती हैं। तो दोस्तों मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि सबसे पहली रो में कितने बच्चे आएंगे, x। दूसरी रो में बच्चे कितने आएंगे, x-3। तीसरी रो में बच्चे कितने आएंगे, तो तीसरी रो में दोस्तों 3 और निकल जाएंगे, तो x-6। चौथी रो में कितने बच्चे आएंगे, तो चौथी रो में दोस्तों आएंगे आपके x-9। पाँचवीं दोस्तों रो में कितने आएंगे, तो पाँचवीं रो में दोस्तों आएंगे आपके x-12। छठी रो में दोस्तों आपके कितने आएंगे, तो छठी रो में आपके आएंगे x-15। ये जो है हमारे सामने, ये हमने बना लिया अपना सिस्टम। अब सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, जैसे आपसे कहा है कि 3 रो में बताओ भैया कितने, 3 रो जो है इनकी बन सकती हैं, 630 बच्चे 3 रो में आ जाएं और इस पैटर्न को फॉलो करें, 3 बच्चे कम कम भी रहें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो शुरू के 3 ये बने हैं ना, इनको जोड़ करके इक्वल में 630 रख दीजिए। मतलब जैसे आपको इसकी टेस्टिंग करनी है, इसकी टेस्टिंग आपको करनी है, तो आप ऐसे रख लीजिए x प्लस x-3 प्लस x-6 इज इक्वल टू 630। और अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए x x x 3x, ठीक है, -3 -6 -9 इज इक्वल टू 630। 3x इज इक्वल टू 630 में से 9 जोड़ो तो 639, ठीक है। और x से जो है 639 में जब आप भाग दोगे तो 3 दूना और 1 कम त्रिका। दोस्तों ये 213 आ चुका, ठीक है। अगर ये डेसिमल में आता तो ये रो इम्पॉसिबल होती, लेकिन ये डेसिमल में नहीं आया है, इसीलिए दोस्तों अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन हमारा सही है। मतलब अगर देखा जाए तो इससे रो बनना पॉसिबल है। आप सवाल को ध्यान से पहले देखिए, नॉट लिखा हुआ है, समझ रहे। तो इनमें कोई 3 से जो है पॉसिबल होगा, 1 से पॉसिबल नहीं होगा। तो ये आप जो है आप इसको करके देखिए, जिसमें डेसिमल में आंसर आए समझ जाइए उसमें जो है रो नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर जो है आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है। कह रखा है कि देयर आर 7 पर्सन ऑन अ लैडर। दोस्तों एक सीढ़ी है, ठीक है, उसमें 7 पर्सन है, A B C D E F एंड G। कितने, A B C D E F एंड G। और ये दोस्तों जो है ऑर्डर में नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, ऑर्डर में नहीं है। A इज फर्दर अप देन E। A जो है E से ऊपर बैठा हुआ है, A जो है E से ऊपर बैठा हुआ है, A इज फर्दर अप देन E। लेकिन बट इज लोअर देन C। A जो है वो लोअर है C से, यानी कि C यहाँ पे जो है मैं दोबारा बना लेता हूँ, CAE, ठीक है। ऐसा कुछ केस है, रुको यहाँ कर लो, CAE बट लोअर देन C कर दिया। B इज इन द मिडिल। दोस्तों 7 आदमी हैं और 7 में से मिडिल में कौन जाएगा, मिडिल में कह रहा है B है। B कहाँ है, B मिडिल में है। तो दोस्तों अगर 7 प्लेस हैं टोटल अगर देखा जाए तो 7 प्लेस में B जो है मिडिल में है, यानी कि 3 प्लेस ऊपर भी हैं, 3 प्लेस नीचे भी हैं, ठीक है। B जो है वो मिडिल में है। B कहाँ पे है, मिडिल में है। चलिए आपको जो है थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड दोस्तों, क्या कह रखा है, सबसे पहले हमें जो है 7 जगह को कर लेना है, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे दोस्तों जो है आपके सामने, एक सेकेंड, अरे थोड़ा दिक्कत होता है, हाँ 7 दोस्तों लोग हैं, ठीक है। A B C D E F G। कहा है कि A जो है फर्दर अप देन E। A जो है E से ऊपर बैठा हुआ है, बट लोअर देन C।
सी से नीचे है। फिर कह रखा है बी इज इन द मिडिल, और बी मिडिल का मतलब दोस्तों क्या हुआ आप ही बताओ, 7 लोग हैं तो मिडिल ये बीच में कहाँ जाएगा, चौथे नंबर पे जाएगा बी, मिडिल में, ठीक है। बी जो है मिडिल में है, बी इज इन द मिडिल, जी इज बिटवीन ए एंड बी, जी जो है वो ए और बी के बीच में है, जी ए और बी के बीच में है। अब दोस्तों यहाँ पे बात को समझिए, जो जी है वो ए और बी के बीच में है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी के ऊपर है जी और जी के ऊपर है ए, और यहाँ पे दोस्तों का देखा जाए तो इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि इसने क्या कहा कि जी ए और बी के बीच में, यानी कि जो ये ई है ना ये बी के नीचे जाएगा, क्योंकि उसने लोअर कहा था, ए से लोअर, तो ए से लोअर ये नहीं कहा था कि एक जेट नीचे बैठा हुआ है, यानी कि ए ये हमारा सही क्रम लग रहा है, जो इधर लग रहा है ये हमारा सही क्रम लग रहा है। फिर क्या कहा है, इफ बी एंड एफ हो गया, बी नहीं, ई इज बिटवीन बी एंड एफ, ई जो है बी और एफ के बीच में, बी और एफ के बीच में ई है, यानी कि अब हम समझ गए कि ये जो है बी के नीचे ई आएगा और ये एफ आएगा, क्योंकि पहले इसमें दे रखा था, ये भी खत्म हो गया, ठीक है, अभी सी बचा हुआ है। फिर कह रहा है एफ इज बिटवीन ई एंड डी, एफ जो है ई और डी के बीच में है, तो दोस्तों डी कर लिया, एफ हो गया उसके बीच में। फिर कह रहा है द पर्सन ऑन द बॉटम स्टेप ऑफ द लैडर विल बी, दोस्तों बॉटम में कौन बैठा हुआ है, अब आप कहोगे सर सी को नहीं रखा, तो सी को ऊपर लगा लो ना, ऊपर ही उसने कहा था, तो हमारे बॉटम में कौन है, डी दोस्तों बैठा हुआ है, और ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। ये दोस्तों कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं होता है, ठीक है। चलिए 9 नंबर दोस्तों अगर हम देखते हैं तो 9 नंबर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कह रखा है कि ए इज टालर देन बी, ए जो है बी से बड़ा है, ए कैसा है, ए जो है बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है, ठीक है। सी इज टालर देन ए, सी दोस्तों जो है वो बड़ा है किससे, ए से, सी किससे बड़ा है, ए से। ऐसे ना दोस्तों सॉल्व करो, हम आपको बढ़िया तरीका बताते हैं। कहा है इसने ए जो है वो बी से बड़ा है, ए जो है सही जगह पे लें, एक सेकेंड, आप देखते हैं। कह रखा है कि ए जो है वो बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, कर दिया, ए को ऊपर कर दिया, बी को नीचे कर दिया। सी इज टालर देन ए, सी जो है ए से बड़ा है तो सी को और ऊपर कर दिया। डी इज टालर देन सी, डी दोस्तों सी से भी बड़ा है, चलो डी को इधर कर दिया, डी सी से भी बड़ा है। ई इज टालेस्ट ऑफ ऑल, ई जो है सबसे बड़ा है, लो भैया इधर कर दिया। तो कह रहा है इफ दे आर मेड टू सिट इन द अबव ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, यानी कि उनको जो है उनके हाइट के अनुसार लगाया जाता है। हु विल ऑक्यूपाई द मिड पोजीशन, दोस्तों मिड पोजीशन कौन ऑक्यूपाई करेगा, अरे बच्चों वाला सवाल है यार, सी ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। ऐसे सवाल को इसको सॉल्व करना है, समझ रहे हो। हाँ 10 नंबर दोस्तों देखते हैं, 10 नंबर को जो है हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, और ये 10वां नंबर जो है, दसवां नंबर दोस्तों चलिए जो है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और 10th नंबर क्या कह रहा है, देयर आर 6 विलेज ए बी सी डी ई एंड एफ, दोस्तों 6 विलेज हैं, ठीक है, जिसमें से ए बी सी डी ई और एफ, ये दोस्तों कुल मिलाकर के 6 विलेज हैं। कितने विलेज हैं, 6, ठीक है। और फिर क्या कह रखा है, कह रखा है कि 6 विलेज हैं। एफ इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ डी, एफ जो है डी के, एफ जो है इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ डी, यानी कि डी के जो है वेस्ट में 1 किलोमीटर पे एफ है, ठीक है। बी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ई, ई के ईस्ट में 1 किलोमीटर की दूरी पे बी है, ठीक है। ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई, यानी कि ए जो है वो ई के 2 किलोमीटर नॉर्थ में है, दोस्तों ई के 2 किलोमीटर नॉर्थ में है कौन, ए, ठीक है। फिर क्या कह रखा है, सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए, सी दोस्तों 1 किलोमीटर की दूरी पे है ए के, ये दोस्तों 2 किलोमीटर थी, ठीक है, बाकी सब एक एक हैं। डी इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए, डी जो है ए के, डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है डी इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए, यानी कि जो डी है वो ए के साउथ में है, ए के कहाँ है, साउथ में, दोस्तों ए की, ए ये है, ए कहाँ है, ए ये,
ठीक है, और इसके 1 किलोमीटर साउथ में है डी। तो क्या कह रहा है, विच 3 विलेजेस आर इन अ लाइन, यानी कि कौन से 3 जो है विलेज अगर बात किया जाए तो वो दोस्तों लाइन में है। लाइन में इनमें अगर बात किया जाए तो कह रहा है कि कौन से 3 विलेज हैं। तो यार बच्चों वाला सवाल है, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो तीनों लाइन में जो है अगर देखा जाए तो कौन से लग रहे हैं, ये लग रहा है, ये देखिए पूरे तीनों लाइन में है, ए डी ई जो है आपके लाइन में है, यानी कि आपका ऑप्शन ये सही हो गया। मतलब आपको डायग्राम बनाने हैं, सिंपली सी बात। 11 दोस्तों नंबर सवाल की बात करते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है, 11 दोस्तों तो कह रहा है कि 4 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो। दोस्तों 4 चिल्ड्रन है वो सिटिंग बैठे हुए हैं एक रो में। ए इज ऑक्यूपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी, यानी कि जो ए है वो ऑक्यूपाई कर रहा है सीट नेक्स्ट टू बी, यानी कि बी के जो नेक्स्ट है वो ए है, बट नॉट नेक्स्ट टू सी। बात को समझिए, सी के जो है नेक्स्ट ए नहीं है, सी के नेक्स्ट, बात को समझिए। 4 चिल्ड्रन है, सबसे पहले देखो जगह बना लो, 4 हैं बचुआ, ठीक है 4 हैं, कौन है बचुआ। ए इज ऑक्यूपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी, ए जो है वो ऑक्यूपाई सीट कर रहा है नेक्स्ट टू बी, यानी कि बी के अगली सीट जो है ए ऑक्यूपाई कर रहा है, समझ गए। बट नॉट नेक्स्ट टू सी, लेकिन सी के नेक्स्ट नहीं है। अब सी के नेक्स्ट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ जा करके, इसका मतलब क्या हुआ जा करके, इसका मतलब ये हुआ जा करके कि ये कहीं पे सी यहाँ पे है। मतलब सी को ये बर्दाश्त नहीं है कि वो सी, ए को ये बर्दाश्त नहीं है कि वो सी के आगे आए, समझ रहे हो। तो आगे भैया नहीं आओगे तो पीछे आओगे, इसका मतलब। इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, दोस्तों सी नेक्स्ट डी के साथ बैठना नहीं चाहता है, तो भैया तुम्हें बैठा भी कौन रहा है। हु इज आर ऑक्यूपाइंग सीट एडजेसेंट टू डी, यानी कि डी के अगर बात किया जाए तो दोस्तों, अगर डी के बात किया जाए कि इसको दोस्तों दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, शायद इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है। कह रहा है कि 4 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो, 4 चिल्ड्रन एक रो में बैठे हुए हैं। ए इज ऑक्यूपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी, ए जो है बी के जो है नेक्स्ट जो है सीट को ऑक्यूपाई कर रहा है, ए नेक्स्ट जो है बी के ऑक्यूपाई कर रहा है सीट को, ठीक है, बी के ऑक्यूपाई कर रहा है, बट नॉट नेक्स्ट टू सी, लेकिन जो है सी के नेक्स्ट नहीं है, सी के नेक्स्ट कौन नहीं है, बट नॉट नेक्स्ट टू सी, इसका मतलब क्या हुआ जा करके। चलिए दोस्तों इसको जो है सवाल को हिंदी में देखते हैं। और यहाँ पे कह रखा है कि 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन सी के बगल में नहीं है। ए जो है सी के बगल में नहीं है, तो सी यहाँ पे होगा तो डी यहाँ पे हो गया, और डी के बगल में कौन बचा, तो ए बचा, उड़ गया। हिंदी में कभी कभी सवाल लग जाता है तो इंग्लिश में ना लगे तो जो है हिंदी देख सकते हो। दोस्तों अब 12th नंबर पे जो है आ चुके हैं, और 12th नंबर क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है दोस्तों सवाल क्या कह रहा है, कहाँ गया सवाल, तो दोस्तों ये हमारा सवाल था। कह रहा है कि आपको एज्यूम करना है, एज्यूम क्या करना है, एज्यूम दोस्तों आपको ये करना है कि आवर और मिनट की जो हैंड वाली जो सुई होती है क्लॉक की, वो बिना जर्क के दोस्तों घूम रही है, मतलब कोई रोक नहीं है, आराम से घूम रही है मिनट और आवर की सुई। कह रहा है क्लॉक सोज अ टाइम बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock, 8 और 9 o'clock के बीच में जो है टाइम शो करती है। 2 हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर वन एबव द अदर, दोस्तों जो दोनों सुई हैं मिनट और वो घंटे वाली दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, ठीक है। कह रहा है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, यानी कितने मिनट बाद, विल द 2 हैंड्स बी अगेन लाइंग वन एबव द अदर, यानी कि दोनों जो सुई हैं वो दोबारा जो है उसी पोजीशन में आ जाएंगी, यानी कि एक के ऊपर एक दोनों सुई जो है आ जाएंगी दोबारा। कब आएंगी, ये सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान सा सवाल है, आपको पता होना चाहिए कि एक घंटे में जो है सुई अगर देखा जाए 8 o'clock और 9 o'clock के बीच में समय कितना, 1 आवर, और 1 आवर में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट। और जब दोस्तों 60 मिनट होते हैं तो आप मैं ये बताओ घंटे वाली सुई कितनी चलती है, 5 मिनट चलती है। अब आपको अगर सर 5 मिनट कहाँ चलती है, घंटा चलती, 1 घंटे का मतलब आप ये सोचो जब 4 से 5 बजते हैं तो चली तो 60 मिनट है मिनट वाली सुई, लेकिन घंटे वाली सुई अगर मिनट में देखा जाए तो 5 ही मिनट तो चलती है, 5 ही मिनट सर चलती है, सही बात आपने बोली। 1 घंटे में 5 ही मिनट चलती है घंटे वाली सुई, और मिनट वाली 60 मिनट चलती है, तो 5 मिनट चलती है ये वाली, तब 1 घंटा बच जाता है, सही बोले। फिर हमने कहा अच्छा दिशा बताओ, दिशा दोनों की सेम ही है, यानी कि दोनों क्लॉकवाइज घूम रही हैं।
जब दोस्तों दिशाएं सेम होती हैं तो आपने मैथ में पढ़ा होगा कि जब एक ही दिशा में चीज़ें चलती हैं तो दोस्तों घटाई जाती हैं, विपरीत दिशा में दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ी जाती हैं। तो ये 60 से 5 घट जाएगा, बचेगा कितना? 55 मिनट। 55 मिनट ये जो है अगर देखा जाए तो हमारी रिलेटिव जो स्पीड है वो हमारी आ चुकी है सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अब सवाल ये है कि दोबारा कब मिलेंगी। तो दोस्तों हमें ये देखना है कि दोबारा कब मिलेंगे और एक ही घंटे में। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो एक घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60, और हमें 55 से भाग देना है क्योंकि हमें एक ही घंटे के अंदर देखना है। जब इससे आप भाग दोगे तो वो टोटल कुल मिला के 1.09 अप्रॉक्स आएगा, यानी कि 1.09 आवर के बाद जो है वो दोबारा जो है एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, ऐसा कंक्लूजन निकला है। तो दोस्तों 1.09 आवर का मतलब क्या हुआ? तो 1.09 आवर का अगर जो है तो आपको मिनट में निकालना है तो आप मिनट में आसानी से निकाल सकते हो। 1.09 आवर को मिनट में निकालने के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये लगभग शायद जो है आपका 65 के अप्रॉक्स जो है नियरेस्ट इंटीजर तक आएगा, 65.4 लगभग। ठीक है, तो इसे सवाल लगेगा ये वाला। आगे दोस्तों का सवाल की बात किया जाए तो नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, और ये दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन जो है आप देख लीजिएगा, ये आपको PDF हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, और क्या गया सवाल नेक्स्ट, और चलिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट सवाल हमें मिल चुका है, 19 नंबर है दोस्तों, और इसको देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 50 स्टूडेंट एडमिट किए जाते हैं एक नर्सरी क्लास में। सम स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, कुछ जो है सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं, और सम कैन स्पीक ओनली हिंदी, कुछ हिंदी सिर्फ बोल सकते हैं। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों बोल सकते हैं। तो दोस्तों जब भी ऐसा कोई सवाल है तो तुरंत आप वेन डायग्राम बना लो। 10 जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल ले रहे हैं। ठीक है, 10 जो है इंग्लिश हिंदी दोनों बोल ले रहे हैं। इफ, और ये इधर कर लो इंग्लिश और इधर कर लो सिर्फ अकेले हिंदी। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश सिर्फ बोलने वाले अगर 21 हैं, ठीक है, देन हाउ मैनी स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी, हाउ मैनी कैन स्पीक ओनली हिंदी एंड हाउ मैनी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। मतलब कह रहा है कि अगर कुल मिला के इसकी भावना अगर देखी जाए तो कह रहा है कि हिंदी सिर्फ जो है कितने बोल पाएंगे। सबसे पहले किसने क्या कहा है कि सिर्फ हिंदी जो है, हाउ मैनी स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी, तो हिंदी कितने बोल पाएंगे। तो हिंदी में अगर दोस्तों अगर बात किया जाए तो अगर मोटा मोटी आपको कुछ भी नहीं पता है, समझ रहे हो, कुछ भी नहीं पता है, तो हिंदी पता करने वाले पूछा है ना, तो इसमें आप सिंपली से क्या कीजिए कि सबसे पहले आप ये देखिए कि हिंदी बोलने वाले कितने होंगे। तो आप क्या कीजिए कि टोटल इसमें हैं कितने। तो टोटल अगर दोस्तों बात किया जाए तो सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, पहले ये पता कीजिए। तो दोस्तों सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले अगर देखा जाए तो 21 तो दोस्तों का देखा जाए तो टोटल अगर देखा जाए तो इंग्लिश और हिंदी दोनों वाले हैं, और 10 दोस्तों का देखा जाए तो उसमें भी मिलावट है, यानी कि 21 तो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, लेकिन 10 उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। 21 इंग्लिश बोलते हैं लेकिन 10 और इंग्लिश हिंदी दोनों बोलते हैं। तो दोस्तों अगर प्योरली इंग्लिश वाले देखे जाएँ तो वो कितने हैं, तो प्योर दोस्तों इंग्लिश वाले अगर देखा जाए तो वो लगभग अगर देखा जाए तो भैया 11 ही आदमी हैं इंग्लिश बोलने वाले, क्योंकि 21 टोटल इंग्लिश वाले हैं, और इसमें से 10 जो ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल ले रहे हैं, जो इंग्लिश भी बोल ले रहे हैं। तो इंग्लिश बोलने वाले कितने हुए, तो 21 से 10 घटा दो तो प्योर इंग्लिश बोलने वाले 11 निकले। अब सवाल ये कि सर हिंदी बोलने वाले कितने बचे, तो हिंदी बोलने वाले यार बच्चा भी बता देगा कि टोटल स्टूडेंट 50 हैं, 50 में से 11 हटा दो, बचा कितना, 39, यानी कि 39। और आगे सवाल लगाने की जरूरत है ही नहीं, तो 39 भैया तुम्हारा आ गया। अब कह रहा है कि सिर्फ इन हिंदी बोलने वाले बताओ, तो पूरा सवाल आपका सॉल्व कर दें, सिर्फ हिंदी बोलने वाले। तो सिर्फ अगर हिंदी बोलने वाले चाहिए तो 39 से ये जो मिलावटी हैं 10 जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं इनको घटा दो, तो 39 से जब 10 घटाओगे तो बचेंगे कितने, 29, यानी कि 29। फिर कह रहा है कि हाउ मैनी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, इंग्लिश सिर्फ कितने बोल सकते हैं, तो दोस्तों इंग्लिश सिर्फ जो है 11 बोल सकते हैं, पहले निकाल चुके, तो ये सवाल आपका उड़ गया। आगे दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों है, गार्डनर है कोई, ठीक है, वो अपने एरिया जो है अगर देखा जाए तो रेक्टेंगल का एक एरिया है, उसकी लेंथ को बढ़ा देता है 40%, लेंथ को 40% बढ़ा देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले लेंथ मान लो 100 थी, तो अब लेंथ कितनी कर दी है उसने, 140 रेक्टेंगल की, और डिक्रीजेज इट्स विद बाई 20, विद को 20% डिक्रीज कर देता है, यानी कि पहले 100 थी विद, तो अब भैया हो चुकी है 80। तो कह रहा है कि नया गार्डन का जो एरिया है वो कितना बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, ये सवाल कैसे सॉल्व होगा।
तो ये सवाल आपको सॉल्व करना है। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये हमारी लेंथ ऑफ ब्रीथ पहले थी, यानी कि ये टोटल अगर देखा जाए तो 10,000 हुई जा करके, चूँकि लेंथ ऑफ ब्रीथ एरिया कैसे निकलता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये दोस्तों बड़ा हुआ कितना हुआ जा करके, तो 14 8 112 और 2 जीरो और लगा लो, तो 2 जीरो लगाओगे तो इतना बन जाएगा जा करके। बिल्कुल लोलू पोचू सवाल है, ठीक है। अब परसेंटेज आपको 1000 से आपका एरिया कितना हो चुका है, 11,200 हो चुका है। बच्चों वाला सवाल है, बड़ी है, ठीक है। और जब बड़ा हुआ है तो सीधी सी बात कि ए बी और सी में से कोई होगा। अरे देख के आप सवाल लगा दोगे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोस्तों 12 निकल के आ रहा है, 12 भैया 12, समझ रहे, तो इंक्रीज आपका कितना हो गया, 12% इंक्रीज हो गया। 1000 से 1000 उड़ा तो 12% बचा हुआ, ठीक है। तो ये सवाल आपका उड़ गया। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल जो है यहाँ पे आपके सामने है कि 6 बुक्स आर लेबल्ड A B C D E and F आर प्लेस्ड साइड बाई साइड। दोस्तों 6 बुकें हैं, ठीक है। और इस सवाल को थोड़ा सा जो है वैसा कर लेते हैं, जगह बनाएं थोड़ी सी। और दोस्तों यहाँ पे जो है आपके सामने 6 बुक्स हैं जिनमें A B C D E और F लिखा हुआ है, प्लेस की जाती हैं साइड बाई साइड, ठीक है। 6 बुकें हैं, प्लेस की जाती हैं। बुक B C E और F हैव ग्रीन कवर, यानी कि B C E और F का कैसा है, ग्रीन कवर। B C E F ये कैसी हैं, ग्रीन कवर। जी बना लो, जी बना लो, ग्रीन कर लो, जी बना लो, जी बना लो, ग्रीन कवर है। या इसको देखो एक नए तरीके से करें, B C और इनका कैसा है कलर, ग्रीन, तो ऐसे कर दो। B C E F कैसी हैं, ग्रीन कर दिया भैया। और बताओ, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ग्रीन कलर, अरे रे 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 ग्रीन कलर है। B C E F का कैसा है, ग्रीन कलर, अपना पुराना कलर फिर उठा लें। फिर कह रही हैं बुक A B एंड D आर न्यू वाइट बुक, नहीं कहा है कि B C D E और F जो है वो ग्रीन कवर में है, जबकि वाइल अदर्स हैव येलो कलर। और अदर कौन बची हुई, तो अदर आपकी बची हुई एक तो A B C D और ये 2 बची हुई। ये आपकी कौन सी कलर में है, तो दोस्तों ये आपकी हैं येलो कलर में। कौन सी कलर है, येलो, तो येलो इन्हें पढ़ा दो। A D जो है आपकी येलो कलर में है, ठीक है। A D आपकी येलो कलर में बची हुई। फिर क्या कह रहा है, बुक A B एंड D आर न्यू, यानी कि A B और जो D हैं, A B और D हैं ये न्यू है, तो भैया ये भी न्यू है, ये भी न्यू है और ये भी न्यू है। फिर क्या कह रहा है, रेस्ट आर ओल्ड वॉल्यूम, यानी कि C E F जो है वो ओल्ड है, तो O बना दो, ओल्ड वॉल्यूम। बुक A B एंड C आर ला रिपोर्ट, A B और C जो है वो ला रिपोर्ट हैं, A B C जो है ला रिपोर्ट हैं, तो A जो है वो ला रिपोर्ट भी है और न्यू भी है। C भी कैसी है, C भी जो है A B C ये ला रिपोर्ट और ओल्ड है, ठीक है। ये ओल्ड को मैंने O से दिखाया है और ला रिपोर्ट को मैंने L से दिखाया हुआ है, ठीक है। A B C आर ला रिपोर्ट वाइल द रेस्ट आर मेडिकल एक्सट्रैक्ट, जबकि बची हुई जो है मेडिकल एक्सट्रैक्ट हैं। और बची हुई कौन सी दोस्तों हुई जा करके, तो बची हुई आपकी हुई जा करके E दोस्तों आपकी मेडिकल हुई, F आपकी मेडिकल हुई, D आपकी मेडिकल हुई, ठीक है। रेस्ट आर मेडिकल एक्सट्रैक्ट। फिर कह रहा है विच 2 बुक्स आर ओल्ड मेडिकल एक्सट्रैक्ट, यानी कि 2 बची हुई बुक ओल्ड भी हो और मेडिकल एक्सट्रैक्ट भी हो, ऐसी 2 बुकें कौन सी बची हुई हैं। तो दोस्तों बिल्कुल लोलू पोचू सवाल है, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो आपकी जो 2 बुकें बची हैं जो ओल्ड भी हैं और मेडिकल भी हैं, तो दोस्तों वो आपके सामने चेहरा आ गया है जिसमें O बना हुआ है दोनों में, वो दोस्तों E और F हैं, और दोनों में दोस्तों MM लिखा हुआ है। इसका मतलब ये ओल्ड और मेडिकल एक्सट्रैक्ट हैं, यानी कि E और F इसका सही जवाब होगा, ठीक है। इसको घर पे ट्राई कीजिएगा, आपका सवाल जो है लग जाएगा, कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है। E और F निकल के आएगा, समझ रहे हो, थोड़ा सा क्रिएटिविटी आपकी दिखानी पड़ेगी। चलिए दोस्तों जो है अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। और नेक्स्ट सवाल दोस्तों हमारा है, कह रहा है इफ़ सोहन वाइल सेलिंग 2 गोट्स एट द सेम प्राइस मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन 1 गोट एंड सफ़र अ लॉस ऑफ 10% ऑन द अदर, यानी कि वो किसी जो है एक कोई व्यक्ति है सोहन, वो अपनी 2 बकरियों को, बकरा है बकरी जो भी हो, उनको बेचता है। एक पे प्रॉफिट 10% बनता है और दूसरे पे लॉस उसको 10% का हो जाता है, मतलब एक पे 10% प्रॉफिट हुआ है, एक पे 10% का लॉस हुआ है, ठीक है। तो
तो कह रहा है कि टोटल बताओ उसका भैया प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। देखो जब भी मैं आपको एकदम लॉजिक बता देता हूँ ऐसे सवालों के लिए, जब भी कहे कि एक पे 10% दूसरे पे 10%, एक पे प्रॉफिट है दूसरे पे नुकसान हुआ है, कुछ नहीं करना है, आपके दिमाग में सीधे आ जाना चाहिए कि नुकसान ही होगा। ठीक है, नुकसान ही होगा, प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है। तो यानी कि सी और डी ही कोई होगा, ये दिमाग में डाल लो जब भी ऐसा सवाल आए, नुकसान ही होता है। ठीक है, और उसके पीछे लॉजिक क्या है वो आपको कभी बताएंगे। अब जितने का हुआ है तो आपको क्या करना है, उसका कर लेना है स्क्वायर और 100 से दे देना है भाग। तो दोस्तों 10 दामन कितने होते हैं, 100 से 100 का भाग दोगे तो 1 आएगा आपका, यानी कि सी आंसर आपका हो गया जा करके। जितना भी हो ना उसका स्क्वायर कर देना, 100 से भाग कर देना, आपका जो है वही लास्ट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, और दोस्तों जो है आज अगर देखा जाए तो मैंने आपको पढ़ाया ज़रूर है, ठीक है, लेकिन आपका भी मेरे हिसाब से जो है उतना मज़ा नहीं आया होगा, और जितना जो है मुझे भी नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैं उतने अच्छे से पढ़ा भी नहीं पा रहा हूँ, एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिलहाल आज के लेक्चर जितना आज बन गया उतना पर्याप्त है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं है कि हम सी सेट नहीं लाएंगे, सी सेट को लाएंगे, लेकिन पीसी पे जो है इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, उसमें जगह ज़्यादा होती है, और कुछ इसका इंतजाम करके फिर लाएंगे। और मुझे माफ़ कीजिएगा, आज का लेक्चर इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपका जब भी आएगा तो बेहतरीन ढंग से आएगा, ताकि आपको भी मज़ा आए, मुझे भी मज़ा आए। और आप देख रहे हैं कि मुझे कितनी परेशानी जो है झेलनी पड़ रही है। बाकी आप लोग सपोर्ट कीजिए, और बाकी वैसे लेक्चर जो है हमारे आते रहेंगे जीएस वाले, और सीसेट का जो है थोड़ा सा पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए पूरा इंतजामात के साथ जो है इस बार आएंगे। और मुझे माफ़ करना, धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। थैंक यू।